Good afternoon, all of you. Any doubt or any question from the previous class? Helium neon laser or the optical transition in the lasing action. दो ही टॉपिक आई गेस वी हैव कवर्ड. दो क्या लेज़र में यही सब है. तो एनी डाउट और एनी क्वेश्चन अगर किसी ने पढ़ा हो. और नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं. आई थिंक yesterday some students asked about the notes. I have uploaded all the notes of laser yesterday night, so you can download and read it. And मेरी क्लास अब कंटिन्यू चलेंगी. परसों भी क्लास होगी, उसके बाद भी. आज तुम लोगों की लैब भी है. तो फर्स्ट तो ये बताओ कि लैब में और कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है कि नहीं करना है. अगर करना है तो बताओ, मैं कराऊंगा कोई एक्सपेरिमेंट. अगर नहीं तो बताओ, क्योंकि अगर करवाऊंगा तो तुम्हें वो प्रोफाइल में भी लिखना पड़ेगा और तुम लोगों को समझना पड़ेगा. मैं तो करा दूंगा, मेरे जस्ट कराने से तो होगा नहीं, क्योंकि फाइनल में तुम्हारे लिए ही है वो. तो एक ही बच्चा बोला है, बाकी सर पीएन जंक्शन और टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला मिल नहीं रहा, कहाँ से मिलता है? पीएन जंक्शन नहीं मिला. पीएन नहीं सर, नहीं मिल रहा. कुछ बच्चे तो लेके गए थे पीएन जंक्शन, फोटो वगैरह. कोई है जिसको पीएन जंक्शन है अवेलेबल बच्चों में से, ऑनलाइन जो भी है? आमिर पे है, देखो आमिर तुम दे देना, है ना. पीएन जंक्शन के दो पार्ट हैं, तो एनर्जी गैप वाला तो आई थिंक मिल जाएगा. आईवी करेक्टरिस्टिक वाला एक बार को हो सकता है तुम लोगों को ना मिले, बिकॉज आई थिंक लास्ट ईयर टीचर जो भी थे, आई डोंट नो, उन्होंने वो पार्ट कराया नहीं था. ये आईवी करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट मैंने ही कराया इस साल. तो इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे नॉट गेट द आईवी करेक्टरिस्टिक पार्ट इन द प्रीवियस फाइल. यस सर, उसका रीडिंग नहीं मिला. हाँ, वही मैं बोल रहा था, उसका रीडिंग हो सकता है ना मिले. तो कोई नहीं, अगर आईवी करेक्टरिस्टिक नहीं मिलता है तो वो रहने देना. आई थिंक पर एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली थी मेरे सामने, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है. किशोर चकमा, आई थिंक किशोर चकमा और चिनॉय, आई थिंक ए सेक्शन में दे टुक द रीडिंग ऑफ आईवी करेक्टरिस्टिक. तो अगर कोई कांटेक्ट करके उनसे ले पाए तो वेल एंड गुड है, लेके आपस में फिर तुम सर्कुलेट कर ही लोगे एक बार. नहीं तो मैं उनमें से, आई थिंक एक का नंबर मेरे पास है, तो मैं उनमें से किसी एक को बोल दूंगा, अगर उन पर रीडिंग होगी और सही आ रहा होगा तो दे विल सर्कुलेट इट. ठीक है. तो नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में कोई भी नहीं है. नो सर. बार बार तुम्हारी आवाज़ आती है. नो सर, और किसी की नहीं आ रही. मतलब बाकी सबको करना है या नहीं करना है? अबे हाना तो बोल दिया करो, तुम लोग हाना भी नहीं बोलते हो. नहीं करना. तो पुराने वाले एक को रिवाइज करा. पुराने वाले रिवाइज करा दें. मैडम पुराने वाले तो मैं गारंटी से नहीं कह सकता. मैंने जो एक्सपेरिमेंट कराए वो ऑनलाइन पे अवेलेबल हैं कि नहीं, बट होंगे तो आई विल ट्राई टू रिवाइज. क्योंकि लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट जो मैंने लैब, तुम लैब में आए थे, ऑफलाइन लैब में नहीं आए थे ना, पर तुम तो कैंपस में थे. क्योंकि ऑनलाइन जो प्रोसीजर है और ऑफलाइन जो प्रोसीजर है, इट इज़ बिट डिफरेंट. जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हमने जो ऑफलाइन किया था उसमें एलईडी नहीं होती थी, और ऑनलाइन में तुम्हें दिखाऊंगा उसमें एलईडी ग्लो करना होता है. तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. पर तुम्हें किस एक्सपेरिमेंट में दिक्कत है मुझे बता देना, वो मैं रिवाइज करा दूंगा. ठीक है. तो ठीक है, फिर नया एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं करेंगे. आज तुम्हारी लैब है, आज अगर कुछ पूछना हो तो बताना. और फिर नेक्स्ट वीक की लैब तो आई थिंक नेक्स्ट वीक की लैब में हम, ठीक है, देखते हैं. कुछ वाइवा वगैरह तुम लोगों को बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हीलियम नियॉन लेज़र. किसी को याद है क्या पढ़ा था? व्हाट इज हीलियम नियॉन लेज़र एंड सबमिट कब करना? प्रैक्टिकल्स आज रात तक तुम्हें मैं लिंक जनरेट करके भेज दूंगा, है ना.
तो सबमिट तुम सोच लो मिड टर्म 2 से पहले कर देना, क्योंकि उसके बाद तुरंत तुम्हें एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए पढ़ना रहेगा, तुम पे भी टाइम ज़्यादा तो होगा नहीं, है ना। तो ट्राई टू सबमिट इट विद इन 7 डेज, लाइक 27 और 28 तक, क्योंकि 30 से इंटरनल है तो उससे एक दिन पहले पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे तो, अगर नहीं चीटिंग करके करोगे तो फिर तो नहीं पढ़ोगे। तो वी डिस्कस्ड अबाउट द हीलियम नियॉन लेज़र। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हीलियम नियॉन लेज़र? कल ही मैंने आई थिंक, हाँ कौन बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। आमिर तुम बोल रहे थे क्या? नहीं समझ, आवाज कट रही है तुम्हारी, फिर से बोलो। एक्सपेरिमेंट के तो शुरुआत ही हुई है। 8 कहाँ हो गई, 7 होंगे, ये 8वां कौन सा कर दिया तुमने? नहीं कर दिया तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसे शायद 7 है, ठीक है ना। So we discussed helium neon laser and I already discussed yesterday that it is a gas laser. The gaining medium is a gas. गैस उसमें गेन और एम्पलीफाई करने का काम करती थी, and it has some advantages over the solid state laser. And today we will discuss about the ruby laser. इसके अलावा एक और है semiconductor laser topic. Since we have time now, we will try to cover that topic also. But mid term में तुम्हारा जितना आज तक कवर होगा उतना ही आएगा, since I already made your mid term exam. So from the module 2, module 1 नहीं आएगा और 2 मैंने कराया नहीं है, तो मॉड्यूल 3, 4 एंड 5, these 3 मॉड्यूल विल कम इन योर मिड टर्म 2, और फाइनल एग्जाम में तो जितना करा दूंगा सारा आएगा, ठीक है। सो हीलियम नियॉन लेजर इज अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस, एंड गेनिंग मीडियम इज अ गैस। वही हमने पढ़ा था दैट इट कैन वर्क ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर सिंस देयर इज नॉट अ मेल्टिंग पॉइंट। सो today we discuss about ruby laser and it is a solid state laser. So ये 4-5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इंट्रो, अब तुम पेपर में लिखोगे तो ऐसे मत लिखने लगना ओवरव्यू और ये पीपीटी है इसलिए ऐसे है। इफ़ यू राइटिंग इन एग्जाम यू नीड टू राइट डायरेक्टली दिस इंट्रोडक्शन हाईलाइट करके, ये ओवरव्यू मत छाप देना, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, एज इट इज छापने लग जाते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जिसका कोई ऐसा यूज नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर इंक्रीजिंग द थ्योरी पार्ट। देन विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, देन एप्लीकेशन एंड देन ड्रॉबैक्स वन बाय वन। सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रूबी लेजर इज अ सॉलिड स्टेट लेजर, हीलियम नियॉन गैस लेजर था, तो एक हमने गैस लेजर पढ़ लिया, एंड दिस इज अ सॉलिड स्टेट लेजर। इट यूजेज अ सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल एज इट्स गेन मीडियम। तो रूबी क्रिस्टल होता है जो इसकी गेन मीडियम की तरह काम करता है, वहाँ पे गैस थी, यहाँ पे रूबी क्रिस्टल है। फर्स्ट इन्वेंटेड एंड ऑपरेटेड बाय एच थियोडोरो एट ह्यूजेस रिसर्च लैबोरेटरीज। टाइम भी लिखा हुआ है, इसका भी तुम्हारे लिए ऐसा कोई यूज नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज लिखा हुआ है। सो व्हाट इज रूबी मिनरल? इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में थोड़ा सा क्रोमियम डालते हैं इम्प्योरिटी के लिए, एंड इवन द परसेंटेज इज वेरी लेस, इट इज नियर अबाउट 0.05%। एंड ड्यू टू दिस इम्प्योरिटी, और वी कैन से दैट chromium, it has pink or red color, and it has pink or red color by absorbing green and blue light. So it absorbs green and blue light from the flash and give it a red or pink color. कैसे होता है वो, that we will discuss in the next few slides, but that is fixed that it absorbs green and blue light and give it red color. So this ruby laser is used as a pulse laser which produces a red light around 694.3 nanometer, and initially it receives a pumping from the flash. I already told you, from the flash tube. There is a flash tube which gives the pumping, and then the laser light emerges as long as the excited atom persists in the ruby rod. तो जितनी देर तक excited atom होंगे उतनी देर तक
हमारी लेज़र लाइट निकलेगी, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इट्स अबाउट अ मिली सेकेंड। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे से 2 घंटे तक निकले जा रहा है, क्योंकि इट इज़ इन अ मिली सेकेंड। नाउ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, so a pulse ruby laser was used for the famous laser ranging experiment which was conducted with a corner reflector placed on the moon by the Apollo astronaut. मून का डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसका यूज किया गया था, एंड इट गिव्स the distance which is calculated through this laser is accurate up to 15 centimeter. Its accuracy is 15 centimeter and it is a 3 level solid state laser. 3 लेवल होते हैं, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था that initially we discussed the 2 level laser system, then we saw that the population inversion is not possible in 2 level laser system, then we moved to 4 level laser system and we have seen that it's very easy to get the population inversion in the 4 level laser system. That is the main advantage of 4 level laser system. And in 4 level laser system, the 2 are the metastable state. The metastable state have usually the more lifetime as compared to the ground state and the excited state. तभी वहाँ पे जाके जो एटम होता है रिलैक्स करता है एंड वी गेट द पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगर लाइफ टाइम छोटा होगा तो जितना भी एटम एक्साइट होके जाएगा दे विल इमीडिएटली गो बैक टू देयर इनिशियल स्टेट, और ऐसा होगा तो वी विल नॉट गेट द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर? मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 15 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी के साथ मेजर कर रहा है डिस्टेंस, तो इसका क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है? कोई भी बच्चा? किसी को तो पता होगा एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है? अरे कोई तो मुंह खोलो। आमिर तुम बताओ यार, तुम ही बोलते हो इस क्लास में बस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड अप टू द 15 सेंटीमीटर एक्यूरेसी? विशाल तुम बताओ, तुम भी कुछ बोलना चाह रहे हो पर आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। राउंड ऑफ ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक एग्जांपल लेके बता सकते हो बेटा? मान लो जो डिस्टेंस है वो 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो हम इस मेथड से मेज़र करेंगे वो कितने तक आएगा, लगभग कितना आ सकता है, कितने से कितने रेंज के बीच में आ जाएगा, ऐसे बता सकते हो? डेसिमल्स में देखा जाए तो 2.5 तक, मतलब 2 को एक टाइम से 2.5 तक एक्यूरेसी माना जा सकता है। 0.5 का प्लस माइनस। बेटा मेथड तो ठीक लगा रहे हो पर थोड़ा कैलकुलेट, मतलब थोड़ा जैसे यहाँ 15 सेंटीमीटर एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ अगर डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर है तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है या तो 200 से 15 कम और 15 ज़्यादा इस रेंज में मेज़र करेगा। तो अगर 200 है, हालांकि डिस्टेंस बहुत, अब 15 सेंटीमीटर अगर तुम 200 के कंपेयर में देखोगे तो बहुत बड़ा एरर है, मतलब इतना नहीं आएगा। पर मून का डिस्टेंस भी तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके कंपेयर में तो 15 सेंटीमीटर बहुत कम है ना। तो 200 तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था, तो कि अगर डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर एंड वी आर मेजरिंग दिस, तो ये 185 से 215 215 इस बीच में कहीं देगा। तो 15 माइनस या 15 प्लस इस बीच में हमारा रहेगा जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये होता है 15 सेंटीमीटर एक्यूरेसी का मतलब। अरे बाकी लोग आंसर तो दिया करो, चुप हो जाते हो सारे।
तो ये हो गया हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। अब देखते हैं, देखो ये इसका फिगर है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे हमने हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ा था, देखा था, काफ़ी हद तक वैसे ही है। दैट वी हैव 2 इलेक्ट्रोड्स, देन देयर इज अ सिलेंडर, इट्स अ रूबी क्रिस्टल। इसका दोनों साइड हम क्या कहते हैं, कोटेड कर देते हैं जैसे उसमें करते थे। वन साइड इज टोटली रिफ्लेक्टिंग, वन साइड इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। तो जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होती है वहाँ से लेज़र आउटपुट आता है अबाउट 694.3 नैनोमीटर, विच इज अराउंड द रेड कलर। दिस इज अ फ्लैश ट्यूब विच इज यूज फॉर ऑप्टिकल पंपिंग। तो ये इसका सिंपल सा फिगर है या डायग्राम कह लो, और पेपर में डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा एकदम ऐसा इतना सुंदर दिखने में बनाओ, पर इतना कि समझ आए कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट या पार्ट है, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना बनाने का। सो पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। सो द एक्टिव लेजर मीडियम इज अ सिंथेटिक यूवी रॉड, ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था। जो गेन मीडियम होता है इन हीलियम नियॉन लेजर, द गेन मीडियम इज अ गैस। इन द रूबी लेजर द गेन मीडियम इज अ solid state, that is ruby rod. And what is ruby? Ruby is an aluminum oxide with some chromium impurity, है ना। some of the aluminum atoms are replaced by chromium atoms, and इसका परसेंटेज भी एग्जैक्टली गिवन है, that is 0.05% by weight, ठीक है। and what is the use of chromium? Chromium gives the red color to this ruby. It is responsible for its characteristic red color, and it is also responsible for the lasing behavior of the crystal. So the laser action which it do is also due to the chromium. अभी हम देखेंगे why chromium is responsible for this laser transition, क्या रोल हमारे chromium atom प्ले करते हैं। So the chromium atom absorb green and blue light and emits or reflect red light, ठीक है। याद रखना, ग्रीन और ब्लू एब्जॉर्ब करते हैं और रेड एमिट करते हैं, ठीक है। सो फॉर अ रूबी लेजर ए क्रिस्टल ऑफ रूबी इज फॉर्म्ड इनटू द सिलेंडर। ये इसके अंदर मैंने बताया था, इस सिलेंडर के अंदर बनता है। सेकेंड, ए रॉड एंड्स हैज टू बी पॉलिश्ड विद अ ग्रेट प्रिसीजन। ये मैंने स्टार्ट में बता दिया, बोथ साइड आर पॉलिश्ड, अच्छी प्रिसीजन के साथ उनको पॉलिश किया जाता है इस तरीके से दैट बोथ एंड्स ऑफ द रॉड वर फ्लैट होने चाहिए, कर्व नहीं होने चाहिए, विद इन अ क्वार्टर ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ द आउटपुट लाइट एंड पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ फ्यू सेकंड ऑफ आर, पर एक दूसरे के पैरेलल भी होने चाहिए। द फाइनली पॉलिश्ड एंड ऑफ द रॉड वर सिल्वर्ड, और जो पॉलिश्ड एंड होते हैं फिर उनको सिल्वर्ड किया जाता है, एक एंड को कंप्लीटली और एक एंड को पार्शियली। अभी जस्ट मैंने पिछली फिगर में भी यही बताया था। The rod with its reflective end then act as a Fabry-Perot एटेलॉन। अब ये Fabry-Perot एटेलॉन क्या होता है? That is a different, मतलब Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर से रिलेटेड है, इसको तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो। A xenon lamp is rolled over a ruby rod and is used for pumping ions to the excited state। इसके ऊपर हम रॉड को रोल कर देते हैं, लैंप को, जो हमारा क्या होता है, पंपिंग के काम आता है। वो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट एनर्जी प्रोवाइड द एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। तो कंस्ट्रक्शन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकियों को? एक ही बच्चे का रिप्लाई आ रहा है, सबसे विशाल था। तो अब वर्किंग पे आ जाते हैं। तो पहले ही स्लाइड में मैंने बताया था, इट इज़ अ 3 लेवल सिस्टम। सो इट इज़ बेस्ड ऑन 3 एनर्जी लेवल्स। द अपर एनर्जी लेवल E3 इज़ अ शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिफ्ट का फ़ायदा क्या होता है कि देखो, जिसका भी टाइम पीरियड या कम होगा उसमें एटम ज़्यादा देर के लिए टिकेगा नहीं। दे विल ट्रांजिट बैक टू द ग्राउंड स्टेट और द मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। इसीलिए हम 2 डायमेंशनल लेज़र सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं कर पा रहे थे।
बिकॉज द टाइम पीरियड ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी लेस। अगर लेस होगा तो वहाँ पे जैसे ही तुम एटम एक्साइट करोगे, एक्साइट करने के बाद विद इन अ फ्यू माइक्रो मिली सेकेंड इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, बिकॉज टाइम स्पैन तो है नहीं, तो उसके लिए हमें टाइम स्पैन बढ़ाना था। दैट इज द एडवांटेज ऑफ मेटास्टेबल स्टेट। द मेटास्टेबल स्टेट हैज मोर लाइफ टाइम एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में जाके हमारा एटम आराम से रिलैक्स करता है, हम पे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो जाते हैं और हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन भी हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी हमारे लेज़र एक्शन के लिए। ठीक है, so the upper energy level E3 is short lived, E1 is a ground state and E2 is a metastable state with a lifetime of 0.003 second। ठीक है, now फिगर से तुम दे सकते हो that is a blue light, that is a green light, these are absorbed by the bands of chromium ion, so excite होगा। now whatever it absorbs it will transit back to the metastable state, ये रहा, और फिर मेटास्टेबल स्टेट में स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, और जो एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में होता है दैट इज अ नॉन रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन। और फिर यहाँ से जो आउटपुट आता है दैट इज रेड इन कलर विच इज अबाउट 694.3 नैनोमीटर। देखो, when a flashlight falls on a ruby rod, radiation of wavelength 5500 are absorbed by chromium 3+। तो इतने वेवलेंथ का जो रेडिएशन होता है एब्जॉर्ब होता है, दैट इज आफ्टर एब्जॉर्बिंग इट इज पम्प टू द E3 लेवल। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप फ्लैश लाइट आई रूबी रॉड पे, रेडिएशन एब्जॉर्ब करी क्रोमियम आयन ने और पंप हो गया E3 पे। ये देखो, so the ions after giving a part of their energy to the crystal lattice decay to E2 state undergoing radiation-less transition। तो जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, आफ्टर दैट दे ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी टू द लेटिस क्रिस्टल, जो भी हमारा क्रिस्टल है उसको थोड़ी सी एनर्जी देके अपना वापस E2 स्टेट में ट्रांजिशन कर जाएंगे, एंड दैट इज अ नॉन रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन टू द मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, तो अब होगा क्या, क्योंकि ये ट्रांजिशन करके मेटास्टेबल स्टेट में जा रहे हैं, so the concentration of ion in the metastable state increases and in the ground state or E1 state decreases। तो नीचे कम हो गए, ऊपर ज़्यादा हो गए, it means we have reached the state of population inversion which is necessary for the laser। so the population inversion is achieved, so now it can work as a laser, it can give us a laser transition। क्लियर है सब पे? यस सर। ठीक है ना, नाउ द आयंस विच रीचेज द E2 और द मेटास्टेबल स्टेट, they start the stimulated emission by the other chromium ions in the metastable state। मेटास्टेबल स्टेट के अंदर ही अंदर हमारा जो होता है स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, एंड आफ्टर दैट वी गेट आवर लेजर आउटपुट इन द एक्सट्रीम रेड पोर्शन दैट इज अबाउट 694.3 नैनोमीटर। तो फ्लैश लाइट आई, एब्जॉर्ब करी क्रोमियम ने, एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से वो नॉन रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन करके मेटास्टेबल स्टेट में आया, और मेटास्टेबल स्टेट में आया तो द नंबर ऑफ आयंस इन द मेटास्टेबल स्टेट इंक्रीजेज एंड द ग्राउंड स्टेट डिक्रीजेज। और जब ऐसा हुआ तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया तो अब लेजर एक्शन हो सकता है। सो देयर इज अ स्टिमुलेटेड एमिशन इन द मेटास्टेबल स्टेट इटसेल्फ, जिसकी वजह से हमें लेजर आउटपुट मिला, दैट इज अबाउट 694.3 नैनोमीटर। क्लियर है सबको, या किसी को डाउट है तो बताओ।
क्लियर। सबको क्लियर है? So Ruby laser has many applications. So few are in the testing labs to create the hologram. Hologram सबको पता है ना क्या होता है? ऐसा कोई है जिसको hologram नहीं पता? गूगल करना, अगर नहीं पता तो फिर मुझे भी बताना अगली क्लास में. So it is used to create a hologram for large objects like aircraft. It is also used in tattoo and hair removal. मतलब पता ही होगा तुम लोगों को ये सब यूजेस इसके. टैटू बनाने के काम आता है, हेयर रिमूव करने के परमानेंटली काम आता है. वो वहाँ हर जगह रूबी लेजर ही होता है, हीलियम नियॉन लेजर नहीं होता. तो एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ हमारी ड्रॉबैक्स भी हैं. दैट इज एवरीवेयर, हर जगह जहाँ एडवांटेज होती है वहाँ डिसएडवांटेज भी होती है. फर्स्ट इज दिस रिक्वायर हाई पंपिंग पावर because the laser transition terminate at the ground state and more than half of the ground state atom must be. क्योंकि इसका लेजर ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट पे खत्म हो जाता है और कम से कम आधे एटम हमको एक्साइट करने होते हैं ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए. तो अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए तो एनर्जी देना पड़ेगा. तो इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई पावर. सेकेंड, द एफिशिएंसी ऑफ रूबी लेजर इज वेरी लो because only green component of the pumping light is used while the rest of the component. सिर्फ ग्रीन कलर यूज होता है तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है. अभी हमने डिस्कस किया. इसका जो आउटपुट होता है दैट इज नॉट कंटिन्यूस बट अगर इन पल्सेज ऑफ माइक्रोसेकंड, कुछ कुछ देर के लिए आता है फिर बंद हो जाता है. इसमें डिफेक्ट भी होते हैं क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन वाले, जो तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे आई गेस केमिस्ट्री में, वो भी इसमें रहते हैं. तो कंक्लूजन क्या है? ए रूबी लेजर इज अ सॉलिड स्टेट लेजर दैट यूजेस अ सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल एज इट्स गेन मीडियम. सेकेंड, इट इज यूज्ड इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लैब्स टू क्रिएट अ होलोग्राम फॉर द लार्ज ऑब्जेक्ट. सो इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था. तो द रूबी लेजर इज फिनिश्ड फ्रॉम माई साइड. सो लेजर पोर्शन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज अ सेमी कंडक्टर लेजर. पहले हम उसको छोड़ने वाले थे बट वी विल डू इट ऑन थर्सडे. आई थिंक थर्सडे तो वेडनेसडे, कल तुम्हारा क्लास था, तुम्हारा तो फ्राइडे को होगा. कल तो शायद गैजेटेड हॉलीडे है, इस बार देखना पड़ेगा कल है या परसों है. तो मैं तुम लोगों किसी को पता है कल है या परसों है क्या? तुम लोगों में से किसी को पता है छुट्टी कल है या परसों है? शायद कल है. हाँ कल ही है, रामनवमी है ना, तो शायद कल ही होगा. तो अगर कल छुट्टी होगा तो तुम्हारा तो क्लास फ्राइडे होगा. फ्राइडे और फिर नेक्स्ट वीक की 3-4 क्लासेस. सो वी विल कवर दैट सेमी कंडक्टर लेज़र. और देखते हैं अगर तुम लोग चाहोगे तो आई कैन स्टार्ट मॉड्यूल 2 और आइदर वी कैन डू 1-2 रिमेनिंग टॉपिक और सम न्यूमेरिकल्स. जो भी तुम लोग कहोगे आई कैन डू इट. तो आपस में डिस्कस करके मुझे बता देना कि सिलेबस बढ़वाना है तो मॉड्यूल 2 किया जाए, और अगर सिलेबस इतना ही रखना है तो आई कैन फिनिश 1-2 रिमेनिंग टॉपिक और वी कैन डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मॉड्यूल 1 और सेमी कंडक्टर, और आई कैन चेक इफ देयर आर सम न्यूमेरिकल्स अवेलेबल ऑन लेजर्स ऑल्सो. तो जैसे भी तुम लोग कहोगे वैसे कर लेंगे, पर आपस में डिस्कस करके मुझे बता देना जैसा भी अपनी अगली क्लास से पहले. किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ. इफ नॉट देन यू कैन. हाँ बोलो विशाल, कुछ बोल रहे हो? और किसी को कोई दिक्कत? ओके देन टेस्ट दे देना अटेंडेंस के लिए.
अभी आई थिंक कुछ बच्चे टेस्ट रेगुलर देने लगे हैं तो उनकी अटेंडेंस थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है, बट स्टिल देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस अभी भी 0 है। मैं ऐसे ऑफिशियली नाम तो नहीं लूँगा, पर हैं जिनकी अटेंडेंस अभी भी 0 है। और आई थिंक अब IMCRP सबका काम कर रहा है, सबके नाम भी अपडेट हो गए हैं। उसके बाद भी तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर मतलब टेस्ट के मार्क्स तुम्हारे मैं कैसे लगाऊंगा? आई हैव टू पुट 0। अटेंडेंस तुम्हारी 0 होगी, तुमने कोई टेस्ट नहीं दिया होगा तो मतलब वो वाले मार्क्स तो तुम्हारे डायरेक्ट चले जाएंगे। तो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गिव और नॉट। आई कैन जस्ट सजेस्ट यू। ठीक है, अगली क्लास